90% ऑफ द ब्लॉगर्स अपने ब्लॉग बनाने के 1 साल के अंदर ब्लॉगिंग को क्विट कर देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि उनको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिजल्ट्स नहीं देखने मिलते। यहाँ से ये पॉइंट मैं अपना प्रूव करूंगा कि हाँ, आज भी आप एक्सपायर्ड डोमेन को यूज करके अपना ब्लॉग बना सकते हो और उस पर लाखों का ट्रैफिक ले सकते हो। भाई मैं यही कहता हूँ, लोग मानते नहीं है, ये फैक्ट है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। पेशेंस के बिना कुछ नहीं होता है। वही मैं कह रहा हूँ कि लोग, तुम देखते नहीं हो 2-2 महीने में 1 महीना आर्टिकल डाला फिर छोड़ दिया, है ना। तो भाई आपका ब्लॉग अभी गूगल टेस्टिंग फेज में है। जैसे कहीं बंदा जॉब करने जाता है, पहले इंटर्नशिप करता है, फिर प्रोविजन होता है, फिर वो कंफर्म होता है, फिर भी मतलब पूरा 1 साल की जर्नी है आपको किसी भी। हाँ, लोग मानते हैं कि लोगों को लगता है ब्लॉगिंग जादू हो गया है, भाई 1 महीने में 50 आर्टिकल डाल दिया, अब ले करोड़पति बन जाऊंगा। कभी नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ भाई। 28 लोगों के साथ 2-3-4 वेबसाइट्स पे काम करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ स्ट्रेट गूगल की तरफ से। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही पूरा इंटरनेट पे पूरी बाढ़ आ गई थी, क्योंकि गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय ने गूगल की एल्गोरिदम में कैसे वो फंक्शन करता है उसकी पूरी डिटेल्स लीक कर दी हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम उसी जो गूगल की इंफॉर्मेशन लीक हुई है उसी में से कुछ पॉइंटर्स के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप इस इंफॉर्मेशन का यूज करके अपने ब्लॉग को या अपने ब्लॉग की स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज कर सकते हो और गूगल में अच्छी रैंकिंग्स को ले सकते हो। इनफैक्ट आज की इस वीडियो में मैं कुछ मिथ्स को भी बस्ट करूंगा, जिसमें से सबसे बड़ी मिथ है कि एक्सपायर्ड डोमेन हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर भी आज हम बात करने वाले, तो इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो में बनाऊंगा। डॉक्यूमेंट तो बहुत बड़ा था, पर उसमें से मैं छांट के लाया हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। एंड सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक एक्स गूगल के टीम मेंबर ने लीक करी है, राइट। एंड ये ऑफिशियली तो ऑब्वियसली अनाउंस गूगल कभी नहीं करेगा कि उनके एल्गोरिथम में क्या है, पर जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन की डिटेल्स और डेटा आया है, ये मेरे को तो, अगर मैं करंटली गूगल को देखूं कि कैसे गूगल फंक्शन कर रहा है एसईओ में, तो मेरे को तो काफी हद तक ये एक्यूरेट लग रही है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं काफी सारे चेंजेस मैंने नोटिस किए हैं सर्प में पिछले 3 से 4 महीने में। बहुत से लोगों ने मेरे को कहा भी था कि आप गूगल एल्गोरिथम के ऊपर एक लेटेस्ट वीडियो लेके आओ जहां पे आप बात करो कि एल्गोरिथम में इतने चेंजेस हो गए हैं, ब्लॉगर्स के लिए और एसईओस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो उसी के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। एक क्विक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि ये वीडियो को आपको अगेन एक, जिसको कहते हैं ना, ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह लेना है। मतलब बातें आपको सारी सुननी है, समझनी है, पर इसको इंप्लीमेंट आपको ब्लाइंडली नहीं करना है, राइट। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली ऑफिशियली तो आई नहीं है, बट बहुत सारे एसईओज ऐसा मान रहे हैं कि काफी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। तो इससे आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी नहीं चेंज करनी है जो भी आप एसईओ में करते हो, बट हाँ, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है और कुछ चीजें बहुत रेलेवेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं खुद उनको फील कर पा रहा हूँ कि हाँ, ये इंफॉर्मेशन काफी करेक्ट है। गूगल ने बहुत बार कुछ चीजों से डिसएग्री भी किया है, कुछ चीजों से एग्री भी किया है। इनफैक्ट ट्विटर पे लोग काफी ज्यादा मजाक भी बना रहे थे इस चीज का, और हमेशा से एसईओ में कहा जाता है कि जो गूगल बोले उसका ऑपोजिट करो, और वो सेम चीज हमें इस डॉक्यूमेंट में भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो एग्जैक्टली गूगल के पास 14,000 रैंकिंग फैक्टर से भी ज्यादा हैं और उस डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। बट आज की इस वीडियो में हम कुछ 7 से 8 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है डीए, डोमेन अथॉरिटी या साइट अथॉरिटी। जैसे कि आपको पता है गूगल ने हमेशा से कहा है कि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि डोमेन अथॉरिटी आपकी कितनी है कितनी नहीं है, डोमेन कितना पुराना है कितना नहीं है। बट इस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ था, यहाँ पे देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है, कि हम इसको यूज करते भी हैं और नहीं भी करते। बहुत लिमिटेड इसके ऊपर गूगल ने सफाई दी, बट हाँ, ऑब्वियसली डीए जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो सकता है गूगल के लिए। एंड आपको भी अपनी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी पे काम करना चाहिए। अगर आप पूछोगे कि डोमेन अथॉरिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको रेलेवेंट बैकलिंक्स बनाने चाहिए। मतलब अपनी नीश में जो अच्छी वेबसाइट्स हैं उनसे आपको बैकलिंक्स लेने चाहिए। और इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन और गूगल ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि गूगल ये भी ट्रैक करता है कि वो जो बैकलिंक्स आपको आ रहे हैं उसमें नंबर ऑफ क्लिक्स कितने, क्या आपने वो सिर्फ बैकलिंक पर्पस के लिए लिया है या फिर वो बैकलिंक्स
एक्चुअली में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जिससे यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो ये भी काफी ज्यादा मैटर करता है। इसके साथ साथ जिस वेबसाइट से आपको बैकलिंक आ रहा है उसकी कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है अकॉर्डिंग टू गूगल के उस डॉक्यूमेंट के। इसके साथ साथ उस वेबसाइट की कंटेंट क्वालिटी, नेविगेशन, इंटरनल लिंकिंग, ये सब कुछ मैटर करता है जब बात आती है किसी भी साइट से बैकलिंक लेने की। तो ऑब्वियसली हमेशा से मैं ये कहते आया हूं कि जितना इंपॉर्टेंट आपकी वेबसाइट के लिए कंटेंट है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स भी होता है। आपको बैकलिंक्स को बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ बैकलिंक्स पे ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आपका कंटेंट कॉम्प्रोमाइज होगा। एज अ न्यू ब्लॉगर या फिर एज एन इंटरमीडिएट ब्लॉगर आपकी करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट लिखो। जब वो कंटेंट परफॉर्म करना स्टार्ट कर जाए तो आप बैकलिंक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आज के डेट में बैकलिंक्स पे कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता है। अगर कोई आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बैकलिंक्स आप फ्री में बना सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो वो बैकलिंक्स आपके काम नहीं आने वाले। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बैकलिंक्स लेते टाइम आपको किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छे बैकलिंक से ही आपका डोमेन रेटिंग बढ़ेगा, डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी, डोमेन रेटिंग बढ़ेगी, जो आपको हेल्प करेगा गूगल में हायर रैंक करने में। राइट। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है नैव बूस्ट, या फिर जिसको गूगल पहले अपना रैंक ब्रेन एल्गोरिदम भी कहता था, कि गूगल ये देखता था कि एग्जैक्टली लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट चौथे पांचवें पोजीशन पे आ रही है फर्स्ट पेज पे, लोग फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट ना क्लिक करके अगर थर्ड और फोर्थ रिजल्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे, तो गूगल अल्टीमेटली ड्यू टू हाई CTR उस वीडियो को ऊपर कर देता था। करेक्ट। सो इससे एग्जैक्टली होता क्या है, आप जब कोई भी ब्लॉग बना रहे हो तो आपका ये काम होना चाहिए कि आपको अपने ब्लॉग पे CTR इंप्रूव करना चाहिए। वो CTR आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? अच्छा मेटा टाइटल डाल के आप हाई CTR अचीव कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। उसके लिए आपके कंटेंट में काफी ज्यादा दम होना चाहिए, आपका कंटेंट बहुत ज्यादा एंगेजिंग होना चाहिए, क्लिक वर्दी होना चाहिए आपका टाइटल। अगर आप ये करते हो तो नैव बूस्ट से आपकी आर्टिकल जो है वो हायर रैंक करेगा, क्योंकि इससे आपका CTR इंप्रूव होगा। एंड CTR इंप्रूव होने के साथ साथ, क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो जब यूजर की टाइमिंग ज्यादा होगी उस कंटेंट पे, यूजर जब ज्यादा एंगेज करेगा उस कंटेंट से, तो वो भी गूगल को एक सिग्नल भेजता है कि हाँ ये वेबसाइट अच्छी है, इसको हमें और ज्यादा हायर रैंक करना चाहिए। थर्ड है, जो कि अगेन बहुत कंट्रोवर्शियल है, आगे भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज के ऊपर पॉइंट आउट किया था, कि गूगल जो है वो क्रोम का यूजर बिहेवियर डेटा को स्टडी करती है वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए। अब इससे क्या मतलब है कि गूगल ये चेक करता है क्रोम की हेल्प से कि कितने नंबर ऑफ क्लिक्स आपकी वेबसाइट पर है, लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है। ये सारी फैक्टर्स को गूगल कंसिडर करता है क्रोम ब्राउजर से डेटा लेके, एंड उसको कहीं ना कहीं मैच करता होगा आपकी वेबसाइट से, उसको हायर रैंकिंग या फिर रैंकिंग्स इन जनरल प्रोवाइड करने के लिए। तो अगेन जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको कहा था कि काफी कंट्रोवर्शियल चीजें इस डॉक्यूमेंट में हैं, क्योंकि गूगल बहुत सारी चीजों के लिए कहता है कि नहीं हमारे लिए मैटर नहीं करता है, बट इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ बहुत कुछ लिखा है कि गूगल जो कंसिडर करता है बट कभी भी अपफ्रंट आके एक्सेप्ट नहीं करता था, वो सब इसमें उल्टा हो रहा है। गूगल ये सब अपने एल्गोरिदम में कहीं ना कहीं कंसिडर करता था। देन यहाँ पे है ट्विडलर्स के बारे में। ट्विडलर्स का क्या मतलब है, क्योंकि काफी इन्होंने ऐसे टर्म्स यूज किए थे जो शायद आप अगर ये डॉक्यूमेंट देखो तो आपको ना समझ आए, तो मैं आपको इजीली ब्रेक डाउन करके बताऊं। ट्विडलर्स का सिंपल जो मीनिंग है वो ये है कि आपका कंटेंट कितना फ्रेश है और कितना ज्यादा अपडेटेड है। राइट। तो इससे क्या मतलब है, मैं हमेशा अपने जो मैं वेबसाइट रिव्यू सीरीज बनाता हूँ, यहाँ पे जाके आप उसका लेटेस्ट पार्ट देख सकते हो, मैंने कल परसों ही अपलोड किया था। तो उसमें मैं हमेशा कहता हूं कि आप कंटेंट डालते रहो और उसको अपडेट भी करो उसको न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, इससे बहुत हेल्प होती है आपको ज्यादा अच्छा रैंक करने में। और यहाँ पे भी गूगल साफ कह रहा है कि डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिंपली लिखा भी हुआ है कि डेट को गूगल कंसिडर करता है, एंड उसके साथ साथ कितनी बार आप आर्टिकल को अपडेट कर रहे हो ये भी डेटा जो है वो गूगल स्टोर करता है। लास्ट के 20 बार तक आपका डेटा जो भी आपने चेंजेस करे होते हैं आपकी वेबसाइट के कंटेंट में, वो गूगल के पास अवेलेबल होता है। तो ऑब्वियसली आपको ओल्ड आर्टिकल को नए आर्टिकल, फ्रेश आर्टिकल्स, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट करना चाहिए। अफिलिएट आर्टिकल्स को भी अपडेट करना चाहिए, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में स्टेबिलिटी और इंप्रूवमेंट्स आपको देखने मिलेंगी अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हो। इसके साथ साथ जो फिफ्थ पॉइंट है, अगेन ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, एंड मैं न्यू ब्लॉगर्स को ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन देता हूं कि वो जो है वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने में गिव अप कर देते हैं कि यार मेरे लिए तो ब्लॉगिंग वर्क नहीं कर रहा, मेरे को ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है, मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूंगा। 90% ऑफ द ब्लॉगर्स अपने ब्लॉग बनाने के 1 साल के अंदर ब्लॉगिंग को क्विट कर देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि उनको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिजल्ट्स नहीं देखने मिलते। और रिजल्ट्स क्यों नहीं देखने मिलते? क्योंकि गूगल का एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम बहुत सालों पहले लोग हमेशा से इस चीज के ऊपर बात करते थे, जो कि है गूगल का सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स क्या होता है? सैंडबॉक्स वो पीरियड है जब गूगल एक नए डोमेन को
बहुत टाइम तक जानबूझ के रैंक नहीं करता है, क्योंकि वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि वो डोमेन कैसा परफॉर्म करेगा। ये पीरियड नीश टू नीश डिपेंड करता है। कुछ केसेस में ये 1 मंथ में खत्म हो जाता है, कुछ केसेस में 1 साल तक भी खत्म होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे। नंबर 1 फैक्टर है कि आप अपने ब्लॉग पे कितना फ्रीक्वेंटली पोस्ट करते हो, किस अथॉरिटी के साथ पोस्ट करते हो, किस टॉपिक्स के बारे में बात करते हो, एंड कितनी फ्रीक्वेंटली भी पोस्ट करते हो, राइट। जैसे मैं हर अपनी वेबसाइट रिव्यू सीरीज में ये टिप देता हूं कि प्लीज ब्लॉगिंग को क्विट मत करो 3 महीने में। मैं देखता हूं लोग 2-2 महीने तक आर्टिकल नहीं डालते अपने ब्लॉग पे, क्योंकि उन्होंने 1 महीने 2 महीने आर्टिकल डाले फिर डालना छोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम इसीलिए आपको आती है क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल के सैंडबॉक्स पीरियड में होती है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही होती है। तो आपको वेट करना पड़ता है। इसीलिए मैं सारे नए ब्लॉगर को रिकमेंडेशन दूं, कम से कम 1 से 2 साल का टाइम लो, तब जाके आपको कोई अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तब जाके आपको समझ आएगा कि हाँ ये शायद मेरे लिए वर्क कर रहा है, ये इस पे मेरे को काम करना चाहिए। बट लोग जो है वो बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं हो पाती और वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको पेशेंट रह के अपने ब्लॉग पे काम करना है, क्योंकि हो सकता है आपका नया ब्लॉग अभी गूगल सैंडबॉक्स पीरियड में हो, जैसे ही वो उससे बाहर आएगा आपके ब्लॉग पे इंप्रेशन, क्लिक्स वगैरह सब कुछ आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड आप डेफिनेटली अपने ब्लॉग को ग्रो करके उससे पैसे कमा पाओगे। तो ऑब्वियसली आपको इसको भी काफी ध्यान रखना होता है। सैंडबॉक्स एक बहुत लेजिट चीज है और हमेशा से, जैसे लोग मेरे से पूछते थे कि सैंडबॉक्स को ट्वीक करने के लिए एक्सपायर्ड डोमेन लोग यूज करते हैं। इनफैक्ट मैं भी बहुत सारे एक्सपायर्ड डोमेन यूज करता। तो हाँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि लोग रिसेंटली, जैसे गूगल ने बोला था कि एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर वो एक्शन लेंगे, पर मेरे को तो दोस्तों ऐसा कोई एक्शन लेते हुए दिख नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि रिसेंट में ही एक्सपायर्ड डोमेन पे बनी थी और वो बहुत अच्छा ट्रैफिक ले रही है। तो वो मैं एक बार आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ एंड यहाँ से ये पॉइंट मैं अपना प्रूव करूंगा कि हाँ, आज भी आप एक्सपायर्ड डोमेन को यूज करके अपना ब्लॉग बना सकते हो और उस पर लाखों का ट्रैफिक ले सकते हो। तो वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि कैसे आज भी एक्सपायर्ड डोमेन बहुत ही रेलेवेंट चीज है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एक्सपायर्ड डोमेन था एंड आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको 1 साल पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो फरवरी में डोमेन चालू हुआ था और फरवरी से अब तक ये कितना सारा ट्रैफिक ले रहा है अपने ब्लॉग पे। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि आज भी एक्सपायर्ड डोमेन बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अगर आप अपना ब्लॉग एक्सपायर्ड डोमेन पे बनाते हो तो आपको डेफिनेटली आज भी अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है, अगर आप रेलेवेंट एक्सपायर्ड डोमेन्स को यूज करते हो, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है साफ साफ कि आप गूगल के इस सैंडबॉक्स एल्गोरिथम को ट्रिक कर सकते हो रेलेवेंट एक्सपायर्ड डोमेन यूज करके अपने ब्लॉग के लिए। इररेलेवेंट नहीं, रेलेवेंट एक्सपायर्ड डोमेन। अगर हम यहाँ पे बात करें हम लास्ट के कुछ पॉइंट्स की, तो वो है ऑथर बायो। ये चीज भी मैं अपनी वेबसाइट रिव्यू सीरीज में बहुत एक्टिवली बताता हूँ कि आप अगर ब्लॉग बना रहे हो तो अपने ब्लॉग को रियल दिखाओ, ऑथर्स को ऐड करके, ऑथर्स के सोशल मीडिया को लिंक करके, उन ऑथर्स की उस फील्ड में एक्सपर्टीज को दिखा के आप गूगल के EE80, जिसके ऊपर भी यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हो, उसमें भी मैंने बताया था कि क्यों EE80 इतना जरूरी है और कैसे आप अपनी वेबसाइट पे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो सेम वे में गूगल भी ये कहता है कि ऑथर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड अगर आप ऑथर से अपने ब्लॉग पे अथॉरिटी बनाते हो तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो डेफिनेटली आपको ऑथर्स पे काम करना चाहिए। आप अगर ब्लॉग बना रहे हो तो एक अच्छी खासी ऑथर प्रोफाइल बनाओ, एक पूरी टीम सेटअप दिखाओ गूगल को, जिससे उनको प्रूव होगा कि हाँ आप एक अच्छे एक्सपर्ट हो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। सेकंड लास्ट पॉइंट की बात करें, 7th पॉइंट जो है वो है पेज टाइटल कीवर्ड। तो ऑब्वियसली पेज टाइटल हमेशा से गूगल कहता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट कभी उन्होंने अपफ्रंटली इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया था। बट हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CTR वगैरह को इंप्रूव करने के लिए, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में भी आपको बताया था। तो पेज टाइटल का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कीवर्ड वाइज कि आप क्या कीवर्ड्स का यूज कर रहे हो अपने पेज टाइटल में। सेकेंडली, पेज टाइटल के साथ साथ आपको फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज भी मैटर करता है, क्योंकि पहले गूगल कहता था कि ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। तो हाँ, आज की डेट में अगर आप देखो तो आपने पहले देखा होगा लोग कहते थे कि वर्ड्स को बोल्ड करो, इनको हेडिंग में रखो और कंटेंट का फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा करो, सब हेडिंग्स को डिफरेंट रखो। तो हाँ, ये सब आज भी काफी ज्यादा रेलेवेंट है और ये मैटर बिल्कुल करता है कि क्या आप किन कीवर्ड्स को बोल्ड कर रहे हो, किनको हेडिंग में रख रहे हो, किनको सब हेडिंग में रख रहे हो। H1 टैग्स, H2 टैग्स, H3 टैग्स, ये आज भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है एंड काम करते हैं। एंड ऑब्वियसली लास्ट पॉइंट में ये कि गूगल जो है वो ब्रांड को आज की डेट में इंपॉर्टेंस दे रहा है। आपको जैसे दोस्तों पता होगा कि कितने सारे लोग ब्रांड बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देते, वो बस ऐसे ही अपने ब्लॉग को चलाते रहते हैं। एज अ ब्लॉगर आपको इसको एज अ ब्रांड ट्रीट करना है, सोशल मीडिया चैनल्स बना के अपने ब्लॉग पे वैसी एक्सपर्टीज शो करके, क्योंकि गूगल आज अगर आप सर्च खोल के देखोगे बहुत सारे कीवर्ड्स की, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेफर है बड़ी बड़ी ब्रांड्स और मैगजीन वेबसाइट्स को। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं
ना कहीं गूगल को ब्रांड्स ज्यादा पसंद आ रही है। तो आप भी अपना जब ब्लॉग बनाओ तो ब्रांड बिल्डिंग को ध्यान में रख के ब्लॉग बनाना। एंड यही थी दोस्तों आज की मेरी वीडियो गूगल एल्गोरिदम लीक के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दी होंगी इस डॉक्यूमेंट से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। मिलता हूं हमारी किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक मेरी वेबसाइट रिव्यू सीरीज और हमारे इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट को चेकआउट करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।